मौसम ने अब ली अंगड़ाई, हल्की हल्की ठंड आई, बंद हो गए पंखे एसी, निकल गई सबकी रजाई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गर्वित, और मेरे साथ है मेरी सहभागी कलाकार सोनल, आसवी और मुझे तो सभी जानते हैं, आरव, आरवी, आरशी गुप्ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋत्विक ठाकुर। हाँ गर्वित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठंड आ चुकी है, अब तो सुबह स्कूल के लिए उठने में बड़ी परेशानी होगी हमें। लेकिन स्कूल तो हमें जाना ही पड़ेगा। देखो सोनल, हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर पहन सकते हैं, जुराबे पहन सकते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। हम अपने आप को सेव करने के लिए सब कुछ करते हैं ताकि हम जीवित रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम ज्यादा ही सेल्फिश हो जाते हैं। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में शेर, मगरमच्छ, गैंडे जैसे सैकड़ों वन्य जीव मौजूद है, लेकिन उनकी खाल, नाखून, सींग और मांस के लिए उनका शिकार किया जाता है। हमें उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए जिस कारण वन्य जीवों का शिकार होता हो। ये तो बहुत गलत बात है। हम अपनी अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका शिकार करते हैं। अगर वन्य जीव इस प्रकार लुप्त होते जाएंगे तो हम इनको बस किताबों में ही देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा गर्वित। और वन्य जीव तभी सुरक्षित हो पाएंगे जब सबसे पहले हम वनों को सुरक्षित करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है वृक्ष माता के नाम से कौन चर्चित है? नहीं पता, आप ही बता दो। चलो मैं ही बता देती हूँ। वृक्ष माता कौन है? कर्नाटक में रहने वाली सालुमर्दा थिमक्का एक पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। आज वह 107 साल की है। उन्होंने करीब 8000 पेड़ लगाए हैं, जिसमें 400 बरगद के पेड़ भी है। कर्नाटक में हजारों पौधे लगाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री से वृक्ष माता को सम्मानित भी किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अरे हाँ, सही कहा। और अब मैं भी, जिसका भी बर्थडे हो, मैं भी उन्हें एक छोटा सा पौधा गिफ्ट करूँगी। पता है, हमारे विद्यालय में जिसका भी बर्थडे होता है उससे एक पौधा मंगवाते हैं जिससे उसे प्लांट किया जा सके। अरे वाह, ये तो तुम सबने बहुत अच्छी बात करी। हम अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। चलो, अब मैं और गर्वित एक कविता सुनाने जाएंगे जो हमने एक किताब में पढ़ी थी। रहता वन में और हमारे संग साथ भी रहता है, समझदार है, सीधा भी है, काम हमारे आता है, सर्कस के खोड़े खाकर नूतन करतब दिखलाता है। मूक प्राणियों पर हमको तो तरस बहुत ही आता है। वन्य जीव जितने भी हैं सबका अस्तित्व बचाना है। जंगल के जीवों के ऊपर दया हमें दिखलाना है। क्षणिक न देर लगाना है, अब क्षणिक न देर लगाना है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। उन्होंने झुकना नहीं सीखा, बल्कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है कोई इनसे सीखे। कुछ पंक्तियाँ इनके लिए। छिन गई नजर, छिन गई श्रवण क्षमता हमसे, फिर भी हम चुनौती लड़ने की हिम्मत रखते हैं। छिन गए हाथ, छिन गई चलन क्षमता हमसे, फिर भी रोज पथरीले पथ पर हम चलते हैं। प्रतिभा है गजब की, सांस अदम्य रखते हैं, माना हम दिव्यांग हैं, हौसला बुलंद रखते हैं। हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आइए हम सभी दिव्यांग जनों का सम्मान करने और उन्हें उनकी प्रतिभा को उचित स्थान दिलवाने का संकल्प लें। इन सब कमियों के बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे महान दिव्यांग जन हैं जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें इंडियन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन जी को कौन भूल सकता है। एक हादसे पर अपना पैर खोने के बाद भी उन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा। सुरेश अडवाणी, जो 8 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद डॉक्टर अडवाणी ने सभी बाधाओं को पार किया और भारत में सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले पहले ऑन्कोलॉजिस्ट बने। कितने गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश का मान बढ़ाते हैं। अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो सब जानते होंगे। चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण उन्होंने अपना पैर गंवा दिया, परंतु उन्होंने गजब का साहस दिखाया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचा। उन्होंने कुछ पंक्तियां बोली थी
जो मैं सुनाना चाहती हूँ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है मैंने समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही कहा था अरुणिमा सिन्हा जी ने। ऐसा करके उन्होंने भारत की पहली दिव्यांग महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिन्होंने भारत ध्वज को सबसे ऊंची चोटी पे फहराया था, जो आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ गर्वित, बहुत गर्व होता है जब कोई इतिहास रचा जाता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनल। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब मैं आप सबसे पहेलियाँ पूछती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। पहली, आंखें दो हो जाए चार, मेरे बिना कोट बेकार, खुसा आँखों में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बताओ कौन हूँ मैं? बटन। हाँ बिल्कुल सही बोला। अच्छा अब मैं पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। 3 पैरों वाली तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। समोसा। अच्छा चलो मेरी बारी। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर और ज्यादा बढ़ती है? लेकिन पहली बता रहा हूँ, प्यार तो बिल्कुल नहीं है। खुशियाँ। ज्ञान। बिल्कुल सही कहा सोनल और गर्वित। अब मैं पूछूं? पूछो। जिसने भी मुझे काटा या मारा, फिर वो रोया बेचारा। अनियन। सही कहा। चलो अब मैं तुम सबको कुछ चुटकुले सुनाता हूँ। 2 दोस्त गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। एक दोस्त दूसरे से बोलता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। दूसरा दोस्त बोलता है, कोई बात नहीं, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ, घर वापस चलते हैं। चलो दोस्तों, अब आरशी ने तो हमसे पहेलियाँ पूछी और हमारे और दोस्तों ने भी हमें बहुत सारे हंसगुल्ले सुनाए। तो चलो अब मैं आप सभी से एक टंग ट्विस्टर पूछती हूँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीभ घुमाने वाला, यानी जीभ अमेट हुआ। चलो पहला जीभ अमेट हुआ। जो हंसेगा वह फंसेगा, जो फंसेगा वह हंसेगा। चलो अब इसको 5 बार बोल के दिखाओ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। 5 बार ही बोलना था। अब मेरा दूसरा टंग ट्विस्टर। 4484 मेंढक टर टर कर रहे हैं, इसको 5 बार ही बोल के दिखाओ। सोनल तुम ही नहीं बोल पा रही, हम कैसे बोलेंगे? मेरा तो छोड़ो, पहले तुम तो बोल के दिखाओ। 4484 मेंढक टटर कर रहे हैं, 4484 मेंढक टटर कर रहे हैं, 4484 मेंढक टटर कर रहे हैं, 4484 मेंढक टटर कर रहे हैं। चलो अब मेरा अगला टंग ट्विस्टर। एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन। बोल के दिखाओ जरा ये। एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन, एक ढक्कन बिना कप, एक कप नहीं, फेल हो गए। और कोई? मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ जरूर। एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन, एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन, एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन, एक ढक्कन बिना कप, एक कप बिना ढक्कन।
अरे वाह गर्वित। तो दोस्तों टंग ट्विस्टर का विनर है गर्वित। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋत्विक ठाकुर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ माँ और माँ का प्यार निराला। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। क्या मैं उनकी बात बताऊँ, सोचूं उन्हें कैसे जान पाऊँ। सुबह सवेरे मुझे उठाती, खाना कह के मुझे जगाती। जल्दी से मैं तैयार होता, उनके कारण स्कूल जा पाता। जैसे ही मैं घर आता, वैसी मम्मी को देख के खुश हो जाता। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। और जब मैं करता कोई गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। शुक्रिया। अरे वाह ऋत्विक, आपने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। आज मैं आप सभी को स्वच्छता के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अगर हम ठान ले, अगर हम मान ले, स्वच्छ भारत हो अपना, तो पूरा होगा हर एक सपना। गंदगी फैलाना आसान है, पर स्वच्छता मेरा अभिमान है। अगर गंदगी फैलाओगे तो बीमारी उसका परिणाम है। स्वच्छता के लिए हर कोशिश संभव कर जाएंगे, भारत को हम स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकाक्ष कनकानी है। बस अभी अपने कमरे की सफाई करके आ रहा हूँ। गंदगी में रहना किसको पसंद है? हम सभी को स्वच्छता प्रिय है। इसी से उत्प्रोत एक प्रेरक प्रसंग, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की स्वच्छता अभियान की कहानी है, आज आपके लिए लाया हूँ। एक बार डॉक्टर कलाम एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव की सड़कें और घर गंदे थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, आपका गांव बहुत गंदा है, आप इसे साफ करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे पास साफ सफाई के लिए समय नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा, गरीबी स्वच्छता की कमी का कारण नहीं हो सकती। स्वच्छता हमारी संस्कृति और आत्मसम्मान का हिस्सा है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने खुद ही झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करना शुरू कर दी। गांव के लोग दंग रह गए और उन्होंने भी डॉक्टर कलाम के साथ मिलकर सफाई की। जल्द ही पूरा गांव साफ सुथरा हो गया। डॉक्टर कलाम का कहना था, स्वच्छता एक नैतिक मूल्य है। यह हमारे शरीर, मन और आत्म की शुद्धता का प्रतीक है। मित्रों, इससे मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आशा करता हूँ आपको भी सीख मिली होगी। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। गरीबी स्वच्छता की कमी का कारण नहीं हो सकती। एकजुट होकर काम करने से बड़े परिणाम मिलते हैं। स्वच्छता हमारे आत्मसम्मान का हिस्सा है। आशा करता हूँ आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मेरी पहेलियां तो कोई नहीं बूझेगा। अभी बुझाता हूँ। चलो पहले पूछो तो सही। हरी हरी में मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे इलायची। इलायची। अच्छा मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सारे कटोरियाँ लेके खड़े होते हैं? गोलगप्पे की दुकान। चलो दोस्तों, मजाक मस्ती तो बहुत हो गई। अब एक कहानी सुनते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, सुनूंगा तो मैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र की कहानी, शीर्षक है नकली तोता। एक बार की बात है कि एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते बड़े आराम से, बड़े प्यार से रहा करते थे। तोते अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा इधर उधर की तमाम बातें कर कर अपना मन लगाते रहते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू नाम का तोता था। वो तोता बहुत कम बोलता था, यानी कि मितभाषी था, और उसको शांत रहना अति पसंद था। सारे के सारे तोते उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मिट्ठू कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया।
वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उस मिट्ठू तोते को देखकर कहा, अरे मिट्ठू, हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, और एक तुम हो जो हमेशा चुप रहते हो। मुझे तो तुम असली तोते लगते ही नहीं, तुम तो नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता, नकली तोता, नकली तोता कहकर बुलाने लगे। लेकिन मिट्ठू तो मिट्ठू, वह फिर भी चुप रहा। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दिन बीतते जा रहे थे, समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी बड़ी परेशान रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। और एक बात और बता देता हूँ, उस चोर ने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरो नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों तोतों की ही चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे। लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरो और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा, तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? हीरो, मिट्ठू, बताओ तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं तो जल्दी सोने चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिट्ठू ने की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते शांति से चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, चोर का पता चल गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया, देखिए मुखिया जी, चोरी हीरू तोता ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है मुखिया जी। इसके बाद हीरू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने सारे तोतों से क्षमा मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता तो बड़ा भोला था स्वभाव से, तो उसने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अब गलती मान ली है, उसने अपनी माफी मांग ली है, इसलिए उसे दंडित ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे क्षमा कर दें। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही हमें बोलना चाहिए। और साथ साथ हमें मिट्ठू तोते की तरह उदारता दिखाकर क्षमा करना भी सीखना चाहिए। अच्छा
वैसे दोस्तों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, अब हम एक कविता सुनाना चाहते हैं। क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ। 3 रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। इस झंडे की शान रखेंगे, जग में इसका मान रखेंगे। सबसे ऊपर केसरिया रंग हमें सिखाता वीर बनो। श्वेत रंग की बात निराली, प्रेम शांति का पथ दिखलाता। हरा रंग समृद्धि का, चहु और हरियाली का। नील वर्ण का चक्र मध्य में, सीख सिखलाता सदा चलो। 3 रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। तो चलिए आओ जानते हैं हम अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में। दोस्तों, अब मेरे पास कुछ और प्रश्न उत्तर भी है, तो हाँ। बताने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो, मेरा पहला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा। अरे वाह आशी, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो, मेरा अगला प्रश्न, तिरंगे में पहली पट्टी का रंग कौन सा है? केसरिया। अरे वाह, इसका उत्तर तो सभी को आता था। देख लो सोनल, हमें कम मत समझना। अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे वाह गर्वित, तुमने तो बड़ा सही उत्तर दिया। चलो, अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया था? लाल किले पर। नहीं, गलत। कैलकटा। बिल्कुल सही आसवी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? शांति। अरे वाह, हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धन राशि एकत्र करना है। अच्छा सोनल, तुम ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं चाहती हूँ मैं बड़े होकर कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मेरे देश की सेवा हो, देश का नाम रोशन हो और मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करें। फिर तो तुम्हें वायुसेना, थल सेना या फिर जल सेना में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि तुम अपने देश की हर प्रकार से सेवा कर सको। ये तुमने बिल्कुल सही कहा गर्वित। मैं चाहती हूँ कि मैं भारतीय नौसेना में जाकर देश की सेवा करूँ। अदम्य साहस व शौर्य से समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाले नौसैनिकों को हम सभी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। भारतीय नौसेना हमारे देश की समुद्री सुरक्षा का जिम्मा उठाती है और हमारे समुद्रों में रक्षा करती है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय नौसेना के वीर सैनिकों और उनकी बहादुरी को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। भारतीय नौसेना की ताकत और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। हमें हमेशा अपने भारतीय नौसेना के जवानों पर गर्व करना चाहिए और देश की सेवा करने के लिए हमें अपने आप को भी तैयार करना चाहिए, जिसके लिए अभी तो हमें खूब सारा पढ़ना होगा, अच्छे अच्छे नंबर लाने होंगे और हाँ, अब तो हमें पूरी तरह डिजिटल भी होना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भविष्य, जिसके लिए हम सबको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ सोनल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा सोनल, क्या तुम्हें पता है कि कल कौन सा दिन है? हाँ, कल है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बिल्कुल सही। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में कंप्यूटर शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के बारे में जागरूक करना और उन्हें इनकी बेसिक जानकारी देना है। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था। डिजिटल दुनिया में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस समय के साथ बदलती और आगे बढ़ती दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता के महत्व की याद दिलाता है। ये सभी उम्र और वर्ग के लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल इकोनॉमी के साथ जानकारी तक पहुंचने और जीवन की सामग्री गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता बहुत जरूरी है। विभिन्न संगठन, शैक्षणिक संस्थान और जैसे स्कूल, कॉलेज और अन्य समुदाय कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस लोगों को दिखाता है कि कैसे कंप्यूटर से दैनिक जीवन को आसान बनाया जा सकता है। हर साल इस दिन के लिए एक अलग थीम होती है जो कंप्यूटर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम
बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर वाणी हमेशा ही बोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। सा सने सरे सा ग रे नि सा, हो सके तो बना दो हमारे, लाख चाहे बढ़े क्यों न सपना, हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे बढ़े क्यों न तपना, उच्च भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला सवर जाए अपना, कुछ अगला सवर जाए अपना, तेरी करुणा की गंगा में मैया, काले कर्मों की हम मैल धोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। तुच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी, तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी, तुझसे क्या मैया रखे छिपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, किस पटारे में क्या है तू जाने, किस पर खोले माया हम न खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपनी खुद ही टटोले, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। तो दोस्तों, बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला, समय कब बीत गया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, समय बिताना, अपने बारे में बताना, दोस्तों के बारे में जानना। तो यूं ही बना रहे हमारा दोस्ताना। तो फिर से आने के लिए पड़ेगा हमें जाना। तब तक के लिए जय हिंद।